डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो हम चैप्टर फर्स्ट 10th क्लास की जो साइंस बुक है में से चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर ये सेकंड है। इससे पहले भी हमने चैप्टर का जो ओवरव्यू पढ़ा था और इसके अलावा हमने कुछ ऐसी इक्वेशंस वगैरह है, केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो डिस्कस किया था। और ये पार्ट आपको तभी समझ में आएगा तो यदि आप पहले वाला पार्ट अच्छे से देख लेंगे। और इसके अंदर हमने मेनली क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, कुछ डायग्राम हैं एनसीईआरटी से वो देखेंगे, और कुछ इक्वेशंस हैं, जो रिएक्शंस हैं उनके एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। इसके अलावा हमारा जो मेन मोटो रहेगा इस पार्ट का वो है क्वेश्चन सॉल्यूशंस का। इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अंदर आए हुए हैं, जिसको ब्लू बॉक्स क्वेश्चन भी बोलते हैं, इसके अलावा जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी हम इस चैप्टर से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं बिल्कुल फर्स्ट से। शुरुआत में केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ टर्म्स या कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। हालांकि केमिकल रिएक्शंस हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था। वो क्या था, एक प्रकार की केमिकल प्रोसेसेस को ही हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और उनकी खास बात क्या है कि उनके अंदर चेंज इन स्टेट में चेंज है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि केवल चेंज इन स्टेट हो उसको तो हम फिजिकल चेंज ही बोलेंगे। ये जितनी भी लाइनिंग है ये एनसीईआरटी की ही हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब भी हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो ये चीज़ें यहाँ पे सभी मिलनी चाहिए, या फिर सब नहीं तो कम से कम दो तो यहाँ पे मिलनी चाहिए। जैसे चेंज इन स्टेट, पहले कोई भी सॉलिड स्टेट थी किसी हमारे रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट बनते बनते वो लिक्विड या फिर इसमें कन्वर्ट हो गया, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। इसके अलावा इसके साथ क्या होना चाहिए, चेंज इन कलर। यदि कलर के अंदर चेंज है हमारे रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट क्या रहता था, जो LHS साइड है, आगे भी हम थोड़ा सा आइडिया इसका लेंगे। इसके अलावा कोई गैस इवोल्व हो रही है, जैसे कोई H2 गैस है या फिर CO2 गैस है, उसका इवोल्यूशन है, उसको हम केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस बोलेंगे। या फिर उस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज है। तो ये 4 पॉइंट आपको एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। इसी के बेस पे कुछ डायग्राम यहाँ पे मिलते हैं केमिकल रिएक्शंस को करते टाइम। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, Mg को की रिएक्शन जब O2 के साथ होती है तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और इस टाइप की रिएक्शन के लिए जो हमारी एक्टिविटी, या फिर हम लैब के अंदर ये एक्टिविटी कर भी सकते हैं, डायग्राम भी दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgO। और ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, हालांकि यहाँ पे O2 था, यहाँ पे O सिंगल ही है, प्रीवियस पार्ट में हमने बड़े अच्छे ढंग से डिस्कस किया था। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, H2 गैस इवोल्व हो रही है एक रिएक्शन के अंदर, जिसके अंदर हमने जिंक लिया है, और जिंक को किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ यदि हम रिएक्शन करवाते हैं। ऐसे आपसे CBSE वगैरह की जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहाँ पे कई बार एग्जाम या फिर डायग्राम बेस आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इसकी रिएक्शन आप बताओ कि इसमें रिएक्शन कैसे हुई है और इसको बैलेंस करके आप दिखाओ। तो इस तरीके से यदि आप इसमें देखो, जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब जिंक के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के अंदर जब हम ऐड करते हैं तो क्या ऐसी रिएक्शन दिखाई देगी, यहाँ पे आपको जिंक सल्फेट बनता है और H2 गैस है वो इवोल्व हो जाती है। और यही इवोल्यूशन ऑफ H2 या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को जैसे हमने देखा था, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये प्रोडक्ट है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे रिएक्टेंट होते हैं। यही बातें आपको एनसीईआरटी में मिल जाती हैं। और प्लस का निशान यूज किया जाता है जब लिखते हैं, तो ये प्लस का निशान है। इक्वेशन को लिखने का तरीका है। और एरो का निशान क्या बताता है कि हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है। या फिर ये एरो आपसे पूछ लिया जाता है किसको शो करता है, ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में, हालांकि यहाँ पे दिया भी हुआ है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के लिए हम एरो हेड, हेड है जो इसका एरो का हेड वो फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ यहाँ पे शो किया हुआ है। यदि ये इस तरीके से होता तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन को शो करता, मतलब हमारे रिएक्टेंट इस साइड माने जाते हैं और प्रोडक्ट उस साइड में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किसी भी
केमिकल रिएक्शन को सिंपलेस्ट वे में जो लिखने का तरीका है, एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस। और ये हमने इससे पहले भी थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लिया है। अब केमिकल इक्वेशन हमको पढ़ ली है, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे एक वर्ड भी आपको लिखा हुआ है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल मीन्स यहाँ पे दो ही टाइप की हम केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। जो नॉर्मली आपके सामने अभी ऐसी लिखी हुई है, ये स्केलेटल इक्वेशन है, जिसके अंदर हमने इसके अंदर कोई भी आइटम है वो बैलेंस नहीं किया हुआ है। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वो नॉट बैलेंस्ड होती हैं। और यदि हम इक्वेशन को बैलेंस करें, यही हमने आज समझना है कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। क्वेश्चंस भी काफी आएंगे बैलेंस से रिलेटेड। तो बैलेंस क्यों किया जाता है, ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है, नीड ऑफ बैलेंस। इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं? इक्वेशन को बैलेंस करने के पीछे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि हमारे जो रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं, प्रोडक्ट। तो इनके जो मास हैं, इसका मास है और इसका मास दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो मास कभी ना तो क्या हो सकता है, मास को हम ना फॉर्म कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम पढ़ते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी तरीके से मास को हम ना तो बना सकते हैं ना तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग हमको क्या करना होता है, जितने हम रिएक्टेंट यूज करते हैं उतने ही हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। इसलिए जाहिर सी बात है कि जितनी अमाउंट यहाँ पे ली है उतनी ही अमाउंट आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी। हो सकता है यहाँ पे जिंक है, जिंक का मास कम है, लेकिन जिंक सल्फेट का मास ज़्यादा हो गया है, तो जाहिर सी बात है दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है उसका मास कम हुआ मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है, यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे दो हैं। तो यदि यहाँ पे इस रिएक्टेंट का जो मास है कुछ कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है प्रोडक्ट के केस में, जैसे यहाँ से यहाँ पे आए हैं, तो प्रोडक्ट का मास इसका इसके अंदर की जो कंटेंट है वो बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है दूसरे का जो मास है वो कम हुआ मिलेगा। दोनों की टोटल मास है वो हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि बैलेंस क्या होती है। जैसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या है, जिंक की रिएक्शन जैसे शुरुआत में ही हमने देखी थी, जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस है वो इवोल्व होती है। और इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने का एक तरीका आपको बताया जाएगा। ज़्यादातर हम कौन सा तरीका यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है, हम सिंपली एक रफ तरीके से इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी रिएक्शन है इसमें, तो हालांकि इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। कैसे, यहाँ पे जिंक है, जिंक का एक आइटम है, यहाँ पे भी इस साइड में भी, मतलब RHS साइड और LHS साइड में इस एरो को ध्यान में रखना है। इस एरो के दोनों साइड में आपको एटम्स हैं वो इक्वल नंबर में होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, पाँव में यदि 2 है और आगे यदि 2 लगा हुआ है, इसका मतलब 2 एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यदि आगे 2 है और पाँव में भी 2 है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो जाती है इन दोनों संख्याओं की, तो 4 हाइड्रोजन एटम है। इस तरीके से आपको जो नंबर लगेंगे, जैसे यहाँ पे 3 लगाया हुआ है, यहाँ पे 4 लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा जो हमारा मॉलिक्यूल है ये 4 टाइम्स है। और इसके अंदर यदि आपसे पूछ रहा है हाइड्रोजन कितने हैं, तो 8 हाइड्रोजन है। और इस 4 का मतलब हाइड्रोजन के लिए ही नहीं है, ये 4 का मतलब ऑक्सीजन के लिए भी है। ऑक्सीजन भी इस मॉलिक्यूल में, या फिर जो 4 लगने के बाद कितने हो गए हमारे, 4 एटम्स ऑक्सीजन के हो चुके हैं। तो इस तरीके से जब भी आगे एक या दो या तीन चार इस तरीके से लगा हुआ मिलता है, इसका मतलब पूरे मॉलिक्यूल्स के लिए ही लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, LHS साइड में और RHS साइड में नंबर ऑफ एटम सेम रहने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इक्वल है। S सल्फेट या सल्फर, सल्फर की बात करें तो एक सल्फर यहाँ है, एक यहाँ है, जिसके पाँव में लगा हुआ हो और या कोई भी नंबर का मतलब ऑक्सीजन 4 हैं और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 ही हैं। तो ये तो हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, और ये स्केलेटल भी है और साथ में बैलेंस्ड भी है। कुछ रिएक्शन आपको ऐसी देखने को मिल जाती हैं, लेकिन बैलेंस करने की कुछ रिएक्शन की जरूरत है। जैसे यदि आयरन रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, Fe3O4 बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, और इसके अलावा क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होती है। तो इसको हम बैलेंस करना है, वो देख लेते हैं कैसे होएगी बैलेंस रिएक्शन। यहाँ पे एक बैलेंस करके देखते हैं। आयरन की रिएक्शन यदि वाटर के साथ होती है,
Fe3O4 बनता है। और ये हालांकि मॉलिक्यूल है वो वैलेंसी बेस पे नहीं है। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि बनते कैसे हैं ये मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे अब 3 आता है पाँव में ऑक्सीजन की वैलेंसी, हालांकि 2 होती है। तो ये दूसरे टाइप से थोड़ा हायर क्लासेस में पढ़ते हो इसको, किस तरीके से फॉर्मूला बनता है। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जो तरीका आपको बताया है का एक एक्सेप्शन है, ये तरीके से नहीं बनेगा ये फॉर्मूला। और हाइड्रोजन गैस है वो इसमें से बाहर निकलती है। अब यदि देखें यहाँ पे कितने हैं आयरन या फिर फेरस आयन कितने हैं, 1 है। और यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। इस तरीके से हमको पे क्या करना पड़ेगा, पहले आयरन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 हम लगाते हैं, तो आयरन तो हमारा बैलेंस हो गया है। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 4 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, यहाँ पे 1 ही है, तो क्या करेंगे इसके आगे 4 लगा देंगे। और 4 लगाते ही हमारे ऑक्सीजन तो दोनों साइड में बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 4 × 2, तो आगे लगी जाती है नंबर, और जो नीचे होते हैं इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। टोटल एटम्स यहाँ पे 8 हो चुके हैं। और यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, फिर 4 लगाना पड़ेगा, ताकि हाइड्रोजन का भी नंबर 8 हो जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यदि बात करें LHS की और यहाँ पे RHS की, तो आयरन के एटम हैं, आयरन के एटम है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी हमने 3 बैलेंस कर दिए हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे भी 8 है। और ऑक्सीजन कितनी है, 4 हैं दोनों साइड में। तो इस तरीके से आपको ये लगा लगा के देखने होते हैं, कि एक बार हमने 2 लगा लिया, 4 लगा लिया, तो एक रफ तरीका भी इसको बोलते हैं, कि रफ तरीके से भी आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। एंड ट्रायल का मतलब यही है कि आप ट्राई करते रहो बार बार, ठीक है। और इतने ज़्यादा ट्राई करने की भी हालांकि आपको ज़रूरत नहीं रहती है। 10th बेस पे 2 या 3 नंबर आप बार ट्राई करते हो तो वो बैलेंस हो ही जाती है। जैसे ये एक बार में ही बैलेंस हो चुकी है अपनी रिएक्शन। के अलावा राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, ये भी एक अच्छा तरीका होता है, यदि आप इक्वेशन के साथ में सिंबल भी यूज करते हो। जैसे यहाँ पे S लिखा हुआ है, इसका मतलब है सॉलिड है ये। G लिखा हुआ है, इसका मतलब गैस है। यहाँ पे ये सॉलिड बनती है जो भी प्रोडक्ट हमारा, और ये गैस है। इसी तरीके से कई बार आपको एक्वस भी लिखा मिल जाता है। एक्वस, एक्वस का मतलब वाटर के अंदर सोल्यूबल है, जैसे यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ है। रिएक्शन कुछ दी हुई है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, तो हमारा क्या बनता है, मिथेनॉल बनता है। कुछ कंडीशंस भी लिख दी जाती हैं, जैसे 34 एरो के ऊपर हम कई बार कंडीशन भी यूज कर लेते हैं। जैसे इसमें 340 एटमोस्फियरिक प्रेशर प्रेशर दिया हुआ है इसमें, मतलब हम इस रिएक्शन को करने के लिए इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से CO2 और H2O ये रिएक्शन जब सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, ग्लूकोज बनता है। और ये रिएक्शन आपने काफ़ी बार पढ़ी भी है, क्या बोलते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो इस तरीके से कंडीशंस भी एरो के ऊपर लिख दी जाती हैं। ब्रैकेट में पीछे L है, जैसे L का मतलब लिक्विड है, तो यदि आप ये भी लिखते हो तो इसका मतलब आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। हालांकि नहीं भी लिखते हो तो कम से कम बैलेंस तो आपको करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं बैलेंस कैसे की हुई, ये एक रिएक्शन यहाँ पे, जैसे CO2 H2O C6H12O6 और ऑक्सीजन है इसमें से बाहर निकली, ये होती है सिंपल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अब बैलेंस करते टाइम हम क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6 हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है जो, अब यहाँ पे LHS साइड है, ये RHS साइड है। में देखेंगे तो कार्बन 6 हैं, तो यहाँ पे सिंगल ही कार्बन है, तो हम 6 लगा देंगे इसके आगे। ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं टोटल, 6 × 2 12, तो ऑक्सीजन यहाँ पे है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है। यहाँ पे कितनी है, 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितनी है, 2, तो टोटल ऑक्सीजन 8 है। लेकिन यहाँ पे कितनी है हमारी, 12 ऑक्सीजन है। वाटर को, इसको हाइड्रोजन को कर लेते हैं पहले बैलेंस। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 12 हैं। हाइड्रोजन की बात करें 2 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन है 12। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यदि हम 6 लगा देते हैं तो हमारे हाइड्रोजन है वो 12 हो जाएंगे। और यदि अब देखें हम ऑक्सीजन का टोटल 6, यहाँ पे 12 तो आ ही गया था इस मॉलिक्यूल में। अब यहाँ पे 6 यदि आगे लग जाता है तो ऑक्सीजन भी कितनी है, 6, तो ये टोटल ऑक्सीजन इस साइड में हमारी 18 हो चुकी हैं। और यहाँ पे कितनी है ऑक्सीजन, 6 हैं, और यहाँ पे 2 हैं। तो यदि हम इसके आगे 6 लगा देते हैं तो 6 × 2 = 12, और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे यदि हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारे कितनी हो जाती है, 18 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी हमारे यहाँ पे बैलेंस है, हाइड्रोजन है वो बैलेंस कर दिया हमने 6 लगाने के बाद। 12 हाइड्रोजन इस साइड में हो चुके हैं, 12 इस साइड में है। कार्बन को तो हमने सबसे पहले ही बैलेंस कर दिया था।
तो इस तरीके से आपको ये लगा लगा के देखने हैं, और एक दो बार ही आप लगाओगे तो उसी से आपको जो नंबर है यूज करोगे तो उसी से बैलेंस हो जाती हैं इक्वेशन। तो हम कुछ क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहला जो ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। हमने सबसे पहला जो डायग्राम देखा था वो मैग्नीशियम रिबन को जलाते टाइम कुछ प्रिकॉशन याद रखनी पड़ती है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। तो मैग्नीशियम रिबन है, जो पत्ती होती है मैग्नीशियम की, उसको क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीशियम है, मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक लेयर बना लेती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। जल के भी जो राख बनती है मैग्नीशियम रिबन की वो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। इसके अलावा एक कवरिंग बना लेती है ये किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। और उस कवरिंग होने की वजह से क्या है, फिर ये अच्छे से बर्न नहीं होती है। अच्छे से बर्न करने के लिए इस लेयर को रिमूव करना पड़ता है। तो सिंपल आंसर क्या रहेगा, टू रिमूव लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, या फिर सीधा हम लिख सकते थे MgO की लेयर को हटाने के लिए, ताकि वो इजिली बर्न हो सके। उसके बाद राइट द बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन देके आपसे क्या पूछा हुआ है, हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे बना हुआ है। के फॉर्मूले पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का अकेला H नहीं होता, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में पाया जाता है H2। तो यहाँ पे कुछ आपको इनकी एलिमेंटल स्टेट भी याद रखनी पड़ेगी। केवल हाइड्रोजन है तो अकेला H नहीं लिख सकते आप। ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन भी Cl2 की फॉर्म में पाया जाता है, और क्या बनाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम LHS साइड में कितने हैं, दो हाइड्रोजन हैं, तो दो करने के लिए हमने इसके आगे दो लगा दिया। क्लोरीन भी साइड में दो हैं तो दो। इस तरीके से आपको, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी O2 की फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा फ्लोरीन है, F2 की फॉर्म में पाया जाता है। सल्फर है, S8 की फॉर्म में पाया जाएगा। फॉस्फोरस है, P4 की फॉर्म में पाया जाता है। तो यदि कोई एक सिंगल नाम दे दिया जाए तो जाहिर सी बात है वहां पे आप उसकी एलिमेंटल स्टेट, और खासकर ये जो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये नॉन मेटल के केस में याद रखना पड़ता है। यदि मेटल्स ऐसे आ जाए ना, जैसे सोडियम दे दिया जाए, तो अकेला Na ही मतलब है उसका, कुछ भी एक या दो तीन लगाने की उसके पास जरूरत नहीं है। बाकी ये ऑल ओवर चीज आपकी प्रैक्टिस की है। जितनी ज्यादा आप रिएक्शन प्रैक्टिस करते हो उसी से आपका एक स्पीड है वो बनती है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों। दूसरा देख लेते हैं, बैरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है। बैरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो बनता है। तो इसके केस में हम जो रिएक्शन है वो कैसे देखेंगे, बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 3। और ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो आपको बताया जा चुका है। एरो और बैरियम सल्फेट BaSO4 होता है फॉर्मूला, और एल्यूमिनियम क्लोराइड Al3। यहाँ पे हम देख सकते हैं बैरियम एक है, यहाँ पे भी एक है, क्लोरीन यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे तीन हैं। तो इस तरीके का यदि आपको मिल जाए नंबर, एक साइड में दो हैं दूसरी साइड में तीन हैं, तो इनका एलसीएम लेके हम सोल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6। इसको भी 6 करेंगे तो 3 से इस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 कहाँ था, यहाँ पे है। तो या फिर क्लोरीन के केस में देख लो तो क्या करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड में, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देख लेते हैं एल्यूमिनियम। और यदि बैरियम की बात करें, ये कितना हो गया यहाँ पे 3, इसको भी हमने क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसको बैलेंस करते टाइम आपने कौन सा वर्ड यूज किया। और कई बार तो हम जैसे इतना बैलेंस कर दिया उसके बाद मिलाते हैं, एल्यूमिनियम कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम के आगे 2 लगा दिया तो ये भी 2 हो जाते हैं। एल्यूमिनियम के चाहे पाँव में 2 हो या आगे 2 हो, इसका मतलब सेम ही है। के बाद SO4 कितने हैं, यहाँ पे सल्फेट 3 हैं, और जैसे ही हमने बैरियम सल्फेट के आगे 3 लगाया तो ये भी हमारा बैलेंस हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर रिएक्शन, वो क्या है, सोडियम प्लस वाटर। यहाँ पे मैं इसको सब कर देता हूँ, यहीं पे आपको करवा देंगे इसके अंदर ही। तो हमारा थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, वो देख लेते हैं। वो है सोडियम। सोडियम का फार्मूला होता है Na प्लस वाटर H2O, क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से यदि ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है तो उस केस में हम देख लेते हैं किसको क्या बैलेंस करने की जरूरत है। ऑक्सीजन एक है, इस साइड में भी एक ही है, बैलेंस है। हाइड्रोजन दो हैं,
इस साइड में कितने हैं हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे है। तो इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, सोडियम कितना, एक ही है, तो हाइड्रोजन ही बैलेंस करना रहता है इसके अंदर। और हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे हम, तो यदि हम यहाँ पे 2 लगाएं तो हमारे 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं, और यहाँ पे भी 2 लगा के देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे, 2। और जैसे हमने H2 के आगे 2 लगाए तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करके ही बैलेंस करनी आनी चाहिए। और यहाँ पे हमारी रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है। इसके अलावा सोडियम भी बचा है, सोडियम के आगे भी हम क्या लगा देंगे, 2। इस तरीके से ये बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे आपसे दी हुई है जो रिएक्शन, बैरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2, इसके साथ रिएक्शन करता है। ऐसे स्टेटमेंट में भी दे सकता है आपसे, रिएक्शन आपको बनानी आनी चाहिए। सोडियम सल्फेट Na2SO4 इन वाटर रिएक्ट टू गिव मतलब एरो का निशान आ गया अब, इनसोल्यूबल बैरियम सल्फेट BaSO4, ये इनसोल्यूबल है मतलब एक प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। इसके लिए हम एरो का निशान यूज कर सकते हैं चाहें तो। और सोडियम क्लोराइड NaCl है वो भी बनता है इसके अंदर। तो हम इसको यदि बैलेंस करें, बैरियम एक है, बैरियम इस साइड में भी एक है, क्लोरीन कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, केवल एक ही है तो 2 लगा देंगे हम। और यहाँ पे यदि 2 लगाते ही सोडियम कितने हो गए हैं, 2, यहाँ पे भी सोडियम 2 ही हैं। उसके बाद सल्फेट कितना है, यहाँ पे पूरा मॉलिक्यूल भी हम देख सकते हैं या फिर अलग अलग देख सकते हैं। सल्फर एक है, सल्फर यहाँ भी एक है। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, इस साइड में भी 4 हैं। तो केवल 2 लगाते ही हमारी इक्वेशन है वो यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है फॉर्मूला NaOH प्लस, इसके साथ रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ, क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl बनाएगा और साथ में वाटर बनाता है H2। स्टेटमेंट का मतलब आपको पता हो तभी आप सोल्व कर सकते हो। तो ये तो एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जब एक NaOH क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्ट करते हैं, साल्ट एंड वाटर देते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे यदि बैलेंस करें तो बैलेंस करने के लिए देख सकते हैं सोडियम एक है, यहाँ पे भी सोडियम एक ही है। OH या फिर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे पूरी राइट लेफ्ट हैंड साइड में एक, और यहाँ पे भी एक ही है। हाइड्रोजन देखें तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो इस तरीके से 2 हाइड्रोजन है, इस साइड में भी 2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन एक ही है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो जरूरी नहीं कि आपको कोई रिएक्शन दी जाए और बोला जाए बैलेंस करो इसको, वो ऑलरेडी बैलेंस भी हो चुकी है, हो सकती है, आपको वहाँ पे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट इसके अंदर और क्या कुछ मिलेगा आपको। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इससे प्रीवियस पार्ट में हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है, जिसके अंदर क्या है, 2 रिएक्टेंट मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, और इन रिएक्शन में खासकर आपको क्या मिलता है, हीट बाहर की तरफ निकलती मिलती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, तो हमारे घर में जो क्विक लाइम हम लेके आते हैं जब सफेदी करनी होती है घरों में, तो CaO आता है पाउडर की फॉर्म में, उसको वाटर में यदि हम घोलते हैं तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है, गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसकी वजह से ये रिएक्शन होती है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन। तो टेम्परेचर बढ़ना केमिकल रिएक्शन का ये एक वे है, केमिकल रिएक्शन हम बोल सकते हैं वहाँ पे हुई है, और हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ा है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करती है तो CO2 बनती है, तो यहाँ पे भी हीट है वो निकलती है। वाटर और जब वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, तो वो भी रिएक्शन आपकी क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन ही हो। हाइड्रोजन को जब जलाया जाता है एज ए फ्यूल, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं रॉकेट के अंदर हाइड्रोजन को, तो वहाँ पे वाटर वेपर से ही बनाता है वो, वाटर ही बनते हैं उसके अंदर, कोई हानिकारक गैस है वो नहीं निकलती। इसलिए ये एक क्या बोल सकते हैं हम, गुड फ्यूल है। फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन को यूज करें तो हम बड़ा अच्छा फ्यूल माना जाता है। तो इस तरीके से जो रिएक्शन के आपको जस्ट एग्जांपल यहाँ पे समझाऊंगा मैं, डेफिनेशन हमने अच्छे से समझ लिया, क्योंकि एनसीईआरटी में ये एग्जांपल आपसे उठा के पूछ लिए जाते हैं। हम सिंपल एग्जांपल याद करके चले जाते हैं, कई बार आइडिया नहीं रहता कि वो पूछ ले वे आपसे एग्जाम्पल बताओ एक्जोथर्मिक रिएक्शन के, तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं, ये केमिकल कम्बिनेशन रिएक्शन के भी एग्जाम्पल है। और ये जैसे बताया हाथ लगा के दिखाया हुआ आपको डायग्राम में एनसीईआरटी में, इसका मतलब ये टेम्परेचर चेक कर रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता हुआ मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन, हालांकि मैंने बता ही दिया है ये एक्जोथर्मिक के एग्जांपल थे। इसके अलावा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो मीथेन
जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है तो क्या बनता है, CO2 और वाटर बनता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होती है, जब ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, CO2, H2O और एनर्जी रिलीज होती है। इसका जस्ट उल्टा हमने पढ़ा था, CO2 प्लस H2O क्या बनता है, C6H12O6 और O2 बनता है। अभी हमने इसको बैलेंस करके भी देखा था। तो ये फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस है। उसके अंदर हमने देखा था एनर्जी यूज की जाती है सनलाइट के द्वारा, लेकिन यहाँ पे एनर्जी इसमें से बाहर निकलती है और ये प्रोसेस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्वेश्चन भी पढ़ेंगे हम कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करती है। लगभग 38 ATP, जब बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं 38 ATP जो मॉलिक्यूल्स एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकलते हैं। ऐसे ही यदि वेजिटेबल मैटर्स हैं, उसको हम क्या करते हैं, कंपोस्टिंग करवाते हैं उसकी। कंपोस्टिंग मतलब जब केंचुए वगैरह यूज करके हम ऑर्गेनिक मैटर को खाद में बदलते हैं या फिर वैसे ही दबा देते हैं गड्ढे के अंदर, वो भी क्या है, गर्म हो जाते हैं। और गर्म होना किसका रीजन है, कि वो उसके अंदर से हीट है वो बाहर निकल, तो कोई भी वेजिटेबल मैटर डिकम्पोज होता है। तो ये काफ़ी एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं जो हमारी बुक के अंदर मिलते हैं जगह जगह पे। और ये आपको जस्ट जितने भी मैं यूज कर रहा हूँ जो मैटर, ये स्क्रीनशॉट ही हैं हमारी बुक के ही, कोई बाहर से कोई मैटर आपको पढ़ाया नहीं जा रहा फिलहाल। एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट ही है, एनसीईआरटी से लिया हुआ आगे हम पढ़ रहे हैं। अब हम जब देखते हैं वेदी करते टाइम, जो हमने बोला था एक पाउडर आता है CaO, क्विक लाइम, और उसको वाटर में जब हमने मिलाया तो क्या बन गया था, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था। और वो गर्म हो जाता है हमारा वाटर, किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से। लेकिन जब हम इस सॉल्यूशन को लगाते हैं दीवारों पे, तो उस टाइम ये इतना वाइट नहीं होता। आपको पता भी नहीं लगता कि हाँ यहाँ पे आपने कई बार तो जो वाइटिंग की हुई है, वाइट वॉशिंग की हुई है, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखोगे जैसे जैसे वो सूखता रहता है तो वो वाइटिस दिखाई देता है आपको। और वाइटिस किसकी वजह से, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में जो CO2 है वो इसके साथ रिएक्ट करती है, इस CO2 को एब्जॉर्ब करता रहता है और एक कंपाउंड बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट वाइट होता है, इसी की वजह से वाइट वॉशिंग करते टाइम आपको इतना वाइट नहीं दिखाई देगा, वो जब वो सूखने के बाद दिखाई देते हैं। और सूखने के बाद क्यों, क्योंकि उसने CO2 है एनवायरनमेंट में से एब्जॉर्ब करके और कैल्शियम कार्बोनेट नाम का एक सब्सटेंस है वहाँ पे बना लिया है। इस वजह से ये जो शाइनी फिनिश बाद में जब सूखने के बाद शाइनी सरफेस हमको दिखाई देती है, तो वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से। तो आपसे ये रिएक्शन है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शुरुआत में हमने क्या बनाया है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ रिएक्शन करता है CaCO3 ये बनता है। इसकी वजह से शाइनिंग अपीयरेंस आती है वाल्स की। के बाद हालांकि इसमें रेशो भी यूज किया हुआ है इसमें, हालांकि रिएक्शन की बात है तो हमने पहले एनसीईआरटी में कहीं दी हुई है, वो आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको रिएक्शन जरूर याद रखनी है, किस तरीके से रिएक्शन होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था, इसमें केवल हमने एग्जाम्पल ही पढ़ने हैं। जैसे यदि फेरस सल्फेट का यदि रियल फॉर्मूला देखें तो 7H2O इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल चिपके हुए मिलते हैं। फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे इसको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यदि इसको गर्म करेंगे हम तो पहले तो ये वाटर के मॉलिक्यूल हट जाते हैं, इसमें से उड़ जाते हैं, और जब हमारा अकेला फेरस सल्फेट बचता है तो इसको गर्म करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हमारा रिएक्टेंट एक हो लेकिन प्रोडक्ट क्या है, कई प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाते हैं, उस केस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शन में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं। ऐसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हमने हीट यूज किया है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन का ये एग्जांपल भी आपका, इसके अलावा ये एग्जांपल भी है, यदि हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है NO2 O2, ये गैसेज इसमें से बाहर निकल जाती है। और ये एग्जाम्पल ही आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो सोल्व किए हुए एग्जाम्पल है। हम कई बार एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व करके चले जाते हैं, वही रट के चले जाएंगे, लेकिन बुक के अंदर काफ़ी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप पेपर में देखोगे तो मिलेगा ही नहीं आपको कि हाँ ये बुक से एग्जाम्पल आपसे पूछा हुआ है, क्योंकि हम उसको फास्ट फास्ट पढ़ लेते हैं। तो लेड नाइट्रेट का यदि आपसे दे दिया जाए PbNO3 2 हीट करके क्या बनाया है PbO, इसको पूछ लेगा बैलेंस करके दिखाओ, और बैलेंस करोगे तो हो सकता है आपको काफ़ी कन्फ्यूजन भी मिले।
और साथ में इसमें क्या है, NO2 भी है और O2 भी है। ये प्रैक्टिस से ही आप बैलेंस कर सकते हो कि यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी है। टोटल बात करें, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, तो पहले तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगा के सोल्व करेंगे। लेकिन जैसे 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 6 है, यहाँ पे कितनी है, 1, 4 और 2 यहाँ पे ऑक्सीजन है। क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपको दिया नहीं मिलेगा। यदि बात करूँ मैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे 2 दिया नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी 2 नहीं है आपके पास। ये आप बैलेंस करके जब देखोगे तभी आप इसको यूज कर पाते हो। और वैसे हम शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में जैसे आप देखोगे नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 लगाने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। एक बात ध्यान रखना है, यदि ऑक्सीजन के पाँव में 2 है तो ये ऑक्सीजन ही 2 है, नाइट्रोजन हमारी एक ही है। तो इसको 2 करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगाए। उसके बाद ऑक्सीजन की बात आ गई, क्योंकि लेड है वो पहले तो हमको दिख रहा है कितना, एक एक ही है, वो तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब यदि बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन है जो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 6 है। और इस साइड में देखें तो 2 लगाने के बाद 4 तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो चुके हैं, और 2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है, 7 ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल आ रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यदि हम 2 यूज करते हैं कितनी ऑक्सीजन होगी, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितनी है, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितनी है, 2, कितनी होगी टोटल, यहाँ पे 4 है और 2 हमने अभी यूज, टोटल 8 ऑक्सीजन यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे 8 करें हम, 8 तो यहाँ पे हो नहीं सकता है, यदि हम 2 लगाएंगे इसके आगे कम से कम, लेड को भी यदि हम बैलेंस करेंगे तो 2 लगा दिया तो 2 लेड तो बैलेंस हो गया हमारा। नाइट्रोजन 2 है तो इस साइड में भी चलो नाइट्रोजन हमारी 2 है। लेकिन अब ऑक्सीजन का नंबर कैसे फाइंड आउट करें कि कितनी ऑक्सीजन हमने इस साइड में कर दी हैं। तो यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन थी, 6 थी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर और यदि उसके बाहर भी यदि इस तरीके से नंबर है तो इनको मल्टीप्लाई कर दी जाती है। ऑक्सीजन का नंबर तो यहाँ पे 6 है, और जैसे ही हमने 2 लगाया तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया, टोटल ऑक्सीजन हमने यहाँ पे कितनी कर दी, 12 कर दी। अब यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितनी है, 8 ऑक्सीजन ही है। अब इनके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, यदि यहाँ पे हमने कम ज़्यादा नंबर कर दिया तो हमारा जो बैलेंस है ये वाला भी बिगड़ जाएगा यहाँ पे। क्योंकि मान लो यहाँ पे हमने 4 कर दिया या 3 कर दिया तो लेड को भी हमको 3 करना पड़ेगा, ये कन्फ्यूजन की तरफ चला जाएगा ये क्वेश्चन आपका। तो हम इस मॉलिक्यूल को ही बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे 8 है तो इसकी किसकी ज़रूरत है, 4 की। और यदि हम यहाँ पे यहाँ तक काउंट करें, 2 ऑक्सीजन इसमें है, 4 इसमें है, 2 + 4 कितनी होगी, 6। तो हम क्या कर लेंगे, सिंपली ऑक्सीजन कितनी चाहिए हमको, 6 और चाहिए कितनी करने के लिए, 12। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 3 ऑक्सीजन है वो लगा लेंगे। यहाँ पे टोटल देखा जाए तो 2, 4, 6 और 6 12, और इस साइड में भी कितनी ऑक्सीजन हो चुकी है, 12 ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा टिपिकल है, लेकिन एनसीईआरटी में सोल्व किया हुआ है। और ये क्वेश्चन हालांकि कहीं भी आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, ना एक्सरसाइज में मिलेगा, और ये पेपर में आती है आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो हम इनको लाइटली नहीं ले सकते। इसी टाइप से ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, SO2 SO3 बना हुआ है तो जस्ट 2 लगेगा इसके आगे, लेकिन ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी होगी। तो जो सोल्व किए हुए एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी आपसे या बोर्ड एग्जाम में आपसे ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप लाइटली नहीं ले सकते। ये जो आपको डायग्राम दिए हुए हैं इन्हीं रिएक्शन का, जैसे फेरस सल्फेट को हम यदि जलाना चाहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करना चाहते हैं, तो लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब में लेके और उसको हीट करना है। वेपर्स जो निकलेंगे वो क्या है, पहले तो वाटर निकलेगा और उसके बाद ये बोल रहा है वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवार्ड्स नोज। तो जो बाहर निकलती हुई गैस है यदि आप उसको स्मेल करोगे तो वो SO2 और SO3, अजीब सी स्मेल आपको मिलेगी, ठीक है, गैस की स्मेल है वो SO2 और SO3 की। इसी तरीके से यदि आप लेड नाइट्रेट को बर्न करते हो तो यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, NO2 गैस है वो बाहर निकल। इस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एग्जाम्पल हमारी बुक के अंदर बड़े अच्छे दिए हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन हमने देख लिया, अब आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक मीनिंग्स का डायग्राम दिया हुआ है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, एक एक्टिविटी भी दी हुई है बुक के अंदर। और ये CBSE में क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे डायग्राम बेस्ड रहते हैं, हालांकि अपने RBSE वगैरह में HBSE में इतने ज़्यादा रेयर चांसेस में पूछे जाते हैं बिल्कुल। यदि हम एक बैटरी लेंगे और एक बीकर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड के अंदर इस तरीके से सेटअप बनाएंगे और वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी यदि ये पास करते हैं तो क्या देखेंगे, यहाँ पे एक साइड कैथोड है एक साइड एनोड है, और एनोड वाली साइड में
क्या है, ऑक्सीजन है वो बननी शुरू हो जाएगी टेस्ट ट्यूब के अंदर, और कैथोड वाली साइड में क्या है, हाइड्रोजन बननी शुरू हो जाती है, हाइड्रोजन गैस। तो जब H2O को तोड़ते हैं तो क्या बनता है इसमें से, H पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। इस तरीके से हैं जो वो मॉलिक्यूल बनते हैं। और यहाँ पे जब हम देखते हैं हाइड्रोजन कहाँ पे इकट्ठा होता है, कैथोड की तरफ, तो हाइड्रोजन कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन क्या है, इसकी तरफ इकट्ठा हो जाता है। हम देखते हैं कि अपोजिट चार्जेज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है इसके पास तो नेगेटिव की तरफ मूव करता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड है, की तरफ मूव कर करके क्या है, ये ऑक्सीजन जब इकट्ठा होता रहता है। और इस नेगेटिव का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और O2 नेगेटिव का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कम, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। O2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मल ऑक्सीजन गैस बना लेता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस के अंदर। और एक क्वेश्चन इससे डायग्राम से रिलेटेड भी आपसे बनता है कि यहाँ पे जब आप इनके लेवल देखते हो, शुरुआत में जो हमने लेवल लिया था वाटर का वो इक्वल था, लेकिन थोड़ी देर बाद देखोगे आप, ऑक्सीजन गैस है वो क्या होती है, कम बनती है, लो इन अमाउंट। लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है ऊपर का, यदि खाली जगह ज्यादा बन रही है मतलब ऊपर गैस ज्यादा बनी जा रही है, और वो गैस नीचे की तरफ पानी को धकेल रही है, हाइड्रोजन गैस है वो ज्यादा बनती है, मतलब डबल बनती है, पूरी डबल अमाउंट में बनती है। इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, ये डायग्राम एनसीईआरटी में ऐसा मिलता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम की बात करें तो वो कम है, और यहाँ पे वॉल्यूम गैस का ज्यादा है। तो वो किस वजह से, जब वाटर को डिकम्पोज किया जाता है तो इसमें से H2 और ऑक्सीजन गैस निकलती है। वैसे तो इसके अंदर ऑक्सीजन एक ही है, तो इसको यदि बैलेंस करें हम, इस साइड ऑक्सीजन 2 है तो इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, और इस यहाँ पे ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो गई, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए हैं तो 4 करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। तो यदि वॉल्यूम की बात करें, जो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो डबल टाइम होता है, ऑक्सीजन तो मान लो 1 लीटर बनेगी तो ये 2 लीटर बनेगी, इतना फर्क पड़ जाता है, हाइड्रोजन डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। और ये आपको तभी पता लगेगा जब आप बैलेंस करना सीखोगे। और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि एक टेस्ट ट्यूब में जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा क्यों दिखाई देता है। इसी तरीके से आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, जब सनलाइट आप यूज करते हो, इसका एग्जाम्पल मैंने हालांकि फर्स्ट पार्ट में भी बता दिया था, और इनको यहाँ पे बस बैलेंस किया हुआ है। तो बैलेंस की हुई रिएक्शंस जो आपको ऑलरेडी दी हुई है उनके साथ आप उनको लाइटली नहीं ले सकते। और ऐसी रिएक्शन मैंने बताया है, इनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी हो सकता है आपको हीट की फॉर्म में यूज की जा रही हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में यूज की जा रही हो। इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में यूज करेंगे तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे, सनलाइट की फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो उसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन है कुछ। ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अभी बात की थी हमने, कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं, CaO, इसका नाम होता है क्विक लाइम, क्विक लाइम भी इसको बोला जाता है। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला, ये लिख दिया हमने, नाम है इसका क्विक लाइम, या फिर साइंटिफिक नेम इसका क्या रहता है, कैल्शियम ऑक्साइड। सेकंड आपसे क्या पूछा हुआ है, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड विद अबो, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन बतानी है। तो CaO को जब हम पानी में घोलते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और एनर्जी इसमें से बाहर निकलती है, गर्म हो जाता है, और बैलेंस है ये ऑलरेडी। हालांकि एक पार्ट और रहता था इसमें, जैसे इसमें फर्स्ट दिया हुआ ना, इसमें सेकंड भी पूछता था आपसे, CO2 के साथ रिएक्शन बताओ। तो CO2 के साथ यदि हम रिएक्शन करते हैं, CO2 एंड वाटर दोनों के साथ, यदि CaO की रिएक्शन H2 प्लस CO2 के साथ करते हैं, तो थोड़ी देर के बाद इसकी रिएक्शन इनसे, तो क्या बना है हमारा प्रोडक्ट ये, और CO2 जब मिल जाता है तो क्या बनेगा, CaC भी बन जाता है। तो इस तरीके से ये किस का एग्जाम्पल है, एक प्रकार से कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा इसके अंदर H2O है वो बाहर निकल जाता है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन है दोनों ही, और वाइट वॉशिंग, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर। वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 7.1 डबल, ये अभी बताया मैंने, डबल क्यों होती है। और इस नेम दिस गैस, इस गैस का नाम भी बताओ। जो डबल है वो हाइड्रोजन गैस है, और जो नॉर्मल बनी है वो O2 गैस है, जो कम अमाउंट में बनी है। तो ये आपको मैंने वैसे थोड़ा साइंटिफिकली प्रूव किया था, बैलेंस करके ही हम पता लगा सकते हैं
H2 प्लस O2 बनता है, लेकिन इस O2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया जाता है, और इसको 2 लगाते ही हाइड्रोजन को भी 2, तो डबल टाइम बनती है हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन है वो सिंगल टाइम ही बनेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं, जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है इसके सॉल्यूशन से। पहले SO4 किसके साथ था, सिंपल सा इसके डेफिनेशन रहती है और ये याद भी हो जाती है, इतनी टिपिकल होती नहीं है। तो इस तरीके की हम एग्जांपल देख लेते हैं। जिंक की रिएक्शन यदि कॉपर के साथ करवाएंगे, जिंक सल्फेट बनेगा, कॉपर अलग हो जाता है। लेड की रिएक्शन भी कॉपर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। जबकि यदि बात करें जिंक है, आयरन है, लेड है, ये मोर रिएक्टिव हैं। तो इस टाइप की यदि रिएक्शन आपको मिलती है तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक्सपेरिमेंट यदि आप करना चाहते हो इस टाइप का, तो यहाँ पे आपसे कुछ एक्टिविटी बेस्ड चीजें दी हुई हैं। जिस तरीके से हम क्या करेंगे, आयरन नेल को, थ्रेड है, थ्रेड के साथ हमने आयरन नेल को बांध के क्या करना है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में लटका के छोड़ देना है थोड़ी देर तक। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, इन नेल्स को बाहर निकालेंगे। तो पहले नेल हमारी बिल्कुल कैसी थी, सही थी, लेकिन बाद में देखेंगे तो क्या है, आयरन नेल के ऊपर है जो कॉपर सल्फेट है वो चिपक जाता है, ब्राउनिश कलर हो जाता है। और यदि कलर की बात करें, पहले हमने जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर का लिया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखेंगे जो ब्लूइश कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर हो जाता है क्यों, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो कैसा रहता है, ब्लू। लेकिन जी जो हमारा आयरन सल्फेट बना है, आयरन क्या है वो नेल से हट के सॉल्यूशन में आ जाता है और सल्फर के साथ, सल्फेट के साथ चिपक जाता है। इसका कलर क्या रहता है, लगभग ट्रांसपेरेंट रहता है। तो इस तरीके से कलर चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है। ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं लैब के अंदर। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सिंपली आयंस जो होते हैं, जैसे सल्फेट है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, क्लोराइड आयंस है, वो एक्सचेंज हो जाते हैं। मतलब सोडियम के साथ है जो क्लोराइड आ जाता है, और जो सल्फेट है वो बेरियम के साथ चला जाता है। इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर सिंपली क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होते हुए मिलेंगे आपको। और इस केस में आपको जो बेरियम सल्फेट मिलता है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, ये एक प्रकार का क्या है, सॉलिड है या फिर प्रेसिपिटेट है। तो जिस रिएक्शन में आपको इनसोल्यूबल सब्सटेंस मिल जाते हैं तो उनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सोडियम सल्फेट को इसके अंदर बैरियम क्लोराइड के अंदर मिलाएंगे तो यहाँ पे कुछ सब्सटेंस है वो नीचे बैठ जाता है, और ये क्या है, ये हमारा बैरियम सल्फेट है, बैरियम सल्फेट। तो ये एग्जाम्पल और जो डायग्राम्स है बड़े जरूरी हो जाते हैं एनसीईआरटी में, यदि आपको अच्छे खासे स्कोर करने हैं बोर्ड एग्जाम में। सीबीएसई हो चाहे कोई भी बोर्ड हो आपके लिए, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। प्रॉब्लम हमारी रहती है कि हम उसको इग्नोर करते हुए चलते हैं। कॉपर, ये कौन सा टॉपिक है, लास्ट में आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल, और ऑक्सीजन का एडिशन को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। इसका उल्टा, ऑक्सीजन को यदि हम रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन को यदि ऐड करते हैं तो हम रिडक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्टिविटी यदि हमको लैब में करनी है तो ये ट्राईपोड स्टैंड है, बर्नर लगाएंगे हम, और एक चाइना डिश के अंदर क्या लेंगे, कॉपर पाउडर लेंगे, और इसको यदि हम गर्म करते हैं, कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यदि गर्म किया जाता है तो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। और कॉपर ऑक्साइड जो बनेगा, इसका मतलब क्या है, इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। कॉपर में ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन ये इसके अंदर ऐड हो गया है, कॉपर ऑक्साइड आपका बनता है, ऑक्सीजन का एडिशन। इसी तरीके से यदि हम इस रिएक्शन में देखें थोड़ा सा और समझने के लिए, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जो यहाँ पे बना है, इसकी हाइड्रोजन के साथ यदि रिएक्शन करवा देते हैं तो H2O बन जाता है, और कॉपर हमारा है वो अलग हो जाता है। तो कॉपर का यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले इसके पास ऑक्सीजन थी, लेकिन इस साइड में आते ही ऑक्सीजन गायब हो गई है प्रोडक्ट साइड में, तो हम रिडक्शन भी बोलते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन के पास यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, और यहाँ पे आके इसके पास ऑक्सीजन आ चुकी है, इसका बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कार्बन है, कार्बन की रिएक्शन जिंक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, इसकी जो ऑक्सीजन थी वो कार्बन ले लेता है। इसी तरीके से यहाँ पे यदि बात करें MnO2 और यहाँ पे MnCl2, ये जो ऑक्सीजन थी वो कौन ले गया, इसकी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ने H2O बना लिया, और जो HCl है वो Cl2 बन चुका है। तो यहाँ पे सिंपली हम बोल सकते हैं क्या हो गया है, रिडक्शन हो चुका है इसका। और हाइड्रोजन की बात करें तो ये ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो एक रिएक्शन जिसके अंदर ये दोनों मिलते हैं तो उनको हम रेडोक्स रिएक्शन बोलते हैं, रेडोक्स रिएक्शन। और लगभग
जब ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो वहाँ पे रिडक्शन भी साथ साथ में पैरेलली होता है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं। और एक बात आपको जो पहले बताई थी मैंने, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। यदि इस रिएक्शन में आपसे पूछ लिया जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। जैसे हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, लेकिन इसने कॉपर को तो क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। हाइड्रोजन की वजह से ही ऑक्सीजन चली गई कॉपर के पास से, तो कॉपर का रिडक्शन करने में हाइड्रोजन का ही रोल है। तो हाइड्रोजन ने कॉपर का रिडक्शन कर दिया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका होता है रिडक्शन, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इसका रिडक्शन हुआ है, और इसको हम क्या बोलेंगे, जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ही वो एटम या सब्सटेंस है जिसने क्या किया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किया। तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाते हैं उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, लेकिन उसको रिएक्शन को करने के लिए उनको खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो जिसका रिडक्शन है उसका ऑक्सीडाइजिंग। दूसरे के अपोजिट हैं, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस भी हैं इसमें। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन किसी मेटल के ऑक्सीडेशन को बोलते हैं। मेटल का जब ऑक्सीडेशन होता है उसको कोरोजन बोलते हैं। जैसे आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, FePO4 बनता है, इस केस में तो हम इसको रस्ट भी बोलते हैं, रस्टिंग। और रस्टिंग की वजह से क्या है, ये दिया हुआ है, हमारे जो कार बॉडीज हैं, ब्रिजेज हैं, आयरन रेल्स हैं, शिप्स हैं, ये डिस्ट्रॉय होती हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करनी पड़ती है। इसके अलावा जो रेंसिडिटी है, रेंसिडिटी की भी एक डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ये किसका होता है, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। इसी तरीके से जो चिप्स मैन्युफैक्चर कंपनी होती हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑयल्स वगैरह होता है चिप्स के अंदर, वो नाइट्रोजन गैस से उसको फ्लश करते हैं। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी हमको पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कुछ डेफिनेशंस या कुछ पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो थर्ड ब्लू बॉक्स है, लास्ट ब्लू बॉक्स, वो देख लेते हैं इसका। Why does the copper of copper sulfate solution changes when iron nail dipped in it? क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया जाता है, डिस्प्लेस्ड बाय आयरन। और इसकी रिएक्शन आपको दिखानी पड़ेगी, आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ दिखाएंगे, FeSO4 और कॉपर बन जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन इन द एक्टिविटी 1.10। कोई भी एग्जांपल आप इसमें दे सकते हो। आपसे पूछेगा तो डायरेक्ट यही पूछेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप क्या है। उसके बाद आइडेंटिफाई द सब्सटेंस आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन। सोडियम है, यहाँ पे सोडियम के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, सोडियम का तो हुआ है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन पहले पूरी थी लेकिन ये अभी खत्म हो चुकी है बिल्कुल, का रिडक्शन हुआ है। हम बोल सकते हैं रिडक्शन फर्स्ट के केस में ऑक्सीजन का हुआ है, और सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरीके से इसका देखेंगे तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और यदि आपसे पूछ लिया जाता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, फर्स्ट में जो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन किसका हुआ था केस में, फर्स्ट वाले केस में सोडियम का, तो सोडियम इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है। अपोजिट कर देने हैं, छोटी सी ही चीज़ है वो आपको चेंज कर देनी है। एक्सरसाइज क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे मैक्सिमम इस चैप्टर का कर ही चुके हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकोरेक्ट। गलत आपसे पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना है। इसमें हम देख सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है, PbO है वो क्या हो गया है हमारा, रिड्यूस होके क्या बना लिया उसने, Pb। रिडक्शन किसका हुआ है इसके अंदर, यदि मैं लिखूं यहाँ पे PbO की Pb प्लस, यहाँ पे यदि हम देखें इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, और कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब ये स्टेटमेंट ही यहाँ पे रहनी चाहिए। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड है जो वो रिड्यूस हो चुका है, ये बोल रहा है लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है ना कि लेड। तो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, स्टेटमेंट ये फॉल्स है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये बात इसकी ठीक है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये ठीक है। हमारी फर्स्ट टू स्टेटमेंट है वो फॉल्स रहेंगी, तो हमारा आंसर फर्स्ट का इनकरेक्ट आपसे पूछा हुआ है। उसके बाद अब वो रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, आयरन
सल्फेट आयरन ऑक्साइड के साथ यदि हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाते हैं Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम की रिएक्शन आप करवाते हो तो क्या मिलता है इसमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन अलग हो जाता है। तो ये हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम ने आयरन को रिप्लेस कर दिया, ऑक्साइड पहले आयरन के साथ था अब एल्यूमिनियम के साथ हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू आयरन फिलिंग, जब आयरन के अंदर हम HCl को डालते हैं आयरन क्लोराइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलती है। तो आपको पता होना चाहिए भाई हाइड्रोजन गैस इसमें निकलेगी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल सही है, आयरन क्लोराइड बना है और हाइड्रोजन गैस है वो बनी है। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, हाइड्रोक्साइड नहीं बनता क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही नहीं कहीं पे, कहीं नहीं यूज किया हमने। नो रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन तो होती है भाई। आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, वाटर नहीं होएगा प्रोड्यूस क्योंकि ये दो है ना जो बी और सी, इनमें ऑक्सीजन की बात की हुई है। देख सकते हैं हाइड्रोक्साइड में भी ऑक्सीजन होती है और वाटर में भी, तो ऑक्सीजन तो हमने लिया ही नहीं, बनेगी कहाँ से, तो फर्स्ट हमारा आंसर है वो ठीक हो जाता है। व्हाट आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस क्यों करने की जरूरत है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि बैलेंस क्या होती है जिसमें रिएक्टेंट साइड में या फिर LHS साइड में और RHS साइड में यदि आपको बैलेंस मिलते हैं नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, उसी को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्यों करने की जरूरत है, क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यहाँ पे अलो किया जाता है, उसी की वजह से ही हमको बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द केमिकल इक्वेशन, और बैलेंस करना है इनको क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो आपसे बोला हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन तो देख सकते हैं 5th का ये आपको बताया जा रहा है, हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ जब कंबाइन करती है तो अमोनिया बना रही है। अमोनिया का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, NH3 होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे 2 है, तो बताया था जब 2 और 3 इस टाइप की कंडीशन मिलती है तो इसका LCM लेना पड़ता है, कितना होता है 6, और इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, और जैसे ही आप इसको जिस इतना भी करते हो तो ये हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाती है। उसके बाद इसका बी देख लेते हैं, बी में क्या बोला हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2, वाटर होता है H2O, ये आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S, जब ऑक्सीजन में हम इसको बर्न करते हैं तो H2O वाटर बनता है और SO2 बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो बैलेंस करना है हमने, ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कि 2 यहाँ सिंगल यहाँ है और 2 यहाँ पे, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन को देखा जाए तो बैलेंस करने के लिए। सल्फर भी एक यहाँ पे है एक ही यहाँ पे, बात यहाँ पे सारी ऑक्सीजन की ही है। ऑक्सीजन को यदि यहाँ पे 3 है टोटली और यहाँ पे 2 है, अब टोटल 3 है यहाँ पे, अब यहाँ पे LCM नहीं ले सकते, LCM तब लिया जाता है जब एक ही मॉलिक्यूल में 3 मिल जाते हैं हमको, तो सिंपल एक के आगे 2 लगा देते, एक के आगे 3, लेकिन यहाँ पे टोटल 3 है तो हमको पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस केस में इसको तो पहले इवन नंबर में लेके आना पड़ेगा। इवन में कैसे, जैसे यहाँ पे तो 2 है, इसको सिंगल को 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा सकते हैं हम, 2 ऑक्सीजन यहाँ होगी हमारी, 2 यहाँ पे, तो टोटल 4 हो गई हैं। इवन में लेके आओ पहले तो इसको, ताकि यहाँ पे कोई नंबर लगाएं तो वो इवन ही आएगा, किसी भी नंबर से हम 2 की मल्टीप्लाई करें 3 की, लगभग मैक्सिमम केसेज में आपको इवन के साथ ही कंपैरिजन के साथ आपकी बैलेंस होएगी। अब यहाँ पे यदि हम 4 करें तो यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, और इस तरीके से यदि बात करें हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे 4, हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं, और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, फिर हमको 2 लगाना पड़ेगा। सल्फर के आगे जैसे ही 2 लगा दिया क्या होएगा, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, एक बार आपको रफ में करने की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें ऑक्सीजन काउंट करो तो ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे आपको अलग मिलेगा, कैसे, यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, 2 × 2 4 ऑक्सीजन इसमें है, और यहाँ पे कितनी है 2 ऑक्सीजन के अंदर है, कितनी हो गई है 6 ऑक्सीजन है। तो अच्छी बात है कि ये इवन नंबर में ही है अपनी, और इवन में ही रहेंगी। अब इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है हमारी 4 हमने बनाई थी, तो इस 2 की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, यहाँ पे 2 की जगह यूज करेंगे 3, हम 3 यूज करते हैं तो 6 ऑक्सीजन हमारी यहाँ पे हो जाती है, 6 यहाँ पे हो जाती है।
चेंज करना पड़ सकता है नंबर यूज करते हो आप, शुरुआत में छोटे से शुरू करो, उसके बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो बैलेंस हो जाती है। यदि ज़्यादा ही टाइम लग रहा है बैलेंस करने में, फिर इसका मतलब आपने गड़बड़ी कर दी है, क्योंकि इतने टिपिकल क्वेश्चन आपसे 10th लेवल पे तो बहुत रेयर पूछे जाएंगे। फिर आप उस क्वेश्चन को स्किप करके थोड़े टाइम तक दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करो बोर्ड में, क्योंकि इतना अपने पास टाइम नहीं होता ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए। पेपर अटेम्प्ट करने के बाद फिर बचा हुआ टाइम आप यूज कर सकते हो उसमें। बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, तो इसमें क्या दिया हुआ है, टी के अंदर बैरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, तो ये फॉर्मूला बना कैसे है, ये 2 लगता है पाँव में, यहाँ पे 3 लगता है, और बनेगा क्या, ये एक प्रकार का सल्फेट है, बैरियम के साथ चला जाता है। ये आपको आइडिया भी होना चाहिए कि यदि इस टाइप की रिएक्शन है तो बनेगा क्या। तो आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, सल्फेट का बैरियम के साथ बना दो, क्या बना BaSO4, और क्लोरीन का एल्यूमिनियम के साथ कंपाउंड बना दो, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ऐसे आपको पता भी लगना चाहिए कि किस तरीके से बने हैं, ये एक्सचेंज करके ही बने हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का एग्जाम्पल है ये। अब बैलेंस करेंगे तो एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 है, यहाँ पे ये हम 2 लगाएं तो एल्यूमिनियम 2 हो गए हमारे। सल्फेट कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं, इस साइड में कितने हैं, एक ही है, पूरा सल्फेट देख सकते हैं हम, तो यहाँ पे यदि हम 3 लगाएं तो पूरे सल्फेट बैलेंस हो चुका है। बैरियम कितने हैं, 3 हैं, यहाँ पे कितना है हमारे पास, एक ही है, 3 लगाते ही देख सकते हैं हम क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे बैरियम 3 है। क्लोरीन कितने हो चुके हैं, 6, और इस साइड में क्लोरीन कितने हैं, एल्यूमिनियम के आगे 2 लगाए थे, इसका मतलब 2 क्लोरीन के आगे भी है, और क्लोरीन 3 लिया हुआ है साथ में, 6 क्लोरीन हमारे यहाँ पे। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। थोड़ा हम जल्दी करेंगे क्योंकि लंबी वीडियो हो चुकी है हमारी। तो अगला पार्ट है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यदि हम पोटेशियम की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो KOH बनता है, और हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पे देखें तो एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक यहाँ पे है, तो 3 हाइड्रोजन है, वही बात आ गई। अब हम इसको एलसीएम से सोल्व नहीं कर सकते, इवन बनाना पड़ेगा। यदि हम 2 लगा दें इसके आगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल 4 हो चुके हैं, और यहाँ पे 4 करने के लिए 2 लगा देंगे इसके आगे, और इसके आगे 2 लगाते ही ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, पोटेशियम 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो 2 लगा देंगे आगे। तरीके से देखेंगे तो हमारी रिएक्शन है वो लगभग बैलेंस हो चुकी है। अब यहाँ पे 2 मत लगा देना, क्योंकि हमारे टोटल नंबर इन हो जाएगा, 2 लगाते तो सारे 2 कट जाएंगे। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 और 2 4, इस साइड में 4 है तो यहीं 4 ही है, केवल 3 के आगे 2 लगेगा, एक हमारा ऐसा कैसा रहेगा। तो ये 5th पार्ट के हमने चारों पार्ट डिस्कस किए हैं 5th क्वेश्चन के बाद इनको बैलेंस करना है। सिंपली आपको बनी हुई रिएक्शन ऑलरेडी दे ही रखी है, तो आप प्रैक्टिस से ही बैलेंस कर सकते हो। नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा और H2O बनाएगा। तो क्या करेंगे, यदि हम हाइड्रोजन देखें यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे यदि हम 2 लगाएं क्या हो जाएगा, हमारा जो नाइट्रेट है वो भी 2 हो जाएगा, 2 नाइट्रेट, और यहाँ पे तो 2 है ही है ऑलरेडी, NO3 के बाहर 2 लगा हुआ है। उसके बाद कैल्शियम 1 है, ये भी 1 है, और क्या बच गया इसमें, OH। OH की यदि बात करें कितने ऑक्सीजन 2 हैं, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 हैं, और इसकी बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे अभी हमने 2 लगाने के बाद ही 2 हाइड्रोजन हुए, तो 2 हाइड्रोजन ये और 2 यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, और इस साइड में काउंट करें तो 4 करने के लिए हमको 2 लगाना पड़ेगा, और तो कहीं इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं है। तो यदि हमने 2 लगा दिया, यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 हाइड्रोजन यहाँ है, 4 यहाँ है, ऑक्सीजन टोटल काउंट करें, नाइट्रेट को तो छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बैलेंस किया हुआ हमने। और यहाँ पे देखें ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, और 2 H2O के आगे लगाते ही ऑक्सीजन 2 ही हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा जल्दी सॉल्व करना होता है। तरीका क्या यूज किया आपने सॉल्व करने का, कोई मैटर नहीं करता, स्टेप आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कौन कौन से स्टेप से आपने बैलेंस किए, जस्ट आंसर आपका होना चाहिए। रफ में आप जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। NaOH H2SO4 Na2SO4 H2O आपका बना हुआ है, इसको यदि बैलेंस करें तो सोडियम कितने हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। इस तरीके से देखें तो यहाँ पे 2 लगा दिया जाएगा, और देखें तो OH कितने हैं, 2 हो चुके हैं हमारे, यहाँ पे वाटर के अंदर OH यदि बात करें 1 होता है, और एक हाइड्रोजन होता है अकेला, लेकिन फिर भी हम अलग अलग ही देख लेते हैं। H2 यहाँ पे कितने हैं,
2 हाइड्रोजन है यहाँ पे H का मतलब, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, टोटल 4 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, तो इसके आगे 2 लगा देंगे हम, 4 हाइड्रोजन। सल्फेट कितना है? 1 है, यहाँ पे भी सल्फेट 1 ही है, तो इसको बैलेंस करने की अलग अलग देखो सल्फर कितने हैं, सल्फर 1 है, 4 ऑक्सीजन है, उसको छिड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो ऑक्सीजन आप टोटल भी काउंट करोगे बाद में बैलेंस हुई मिलेगी, तो इसको आप पूरे को एक साथ ही बना के रखें, तो कंपाउंड आपको मिल जाता है। जैसे इसमें नाइट्रेट हमने एक साथ ही बैलेंस किया था, तो इसमें फिर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती नहीं है, बच्चों को आप बैलेंस कर सकते हो। और चेकिंग के लिए बाद में मिला के देख लेना कि ऑक्सीजन कितनी, और इसमें लगभग सभी बैलेंस ही हैं। यदि आप टोटल ऑक्सीजन इसका काउंट करो तो 2 ऑक्सीजन इसमें है और 4 ऑक्सीजन इसमें है, 6 ऑक्सीजन है इस साइड में, इस साइड में 4 ऑक्सीजन यहाँ है, और उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे तो लगाया था एक, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो टोटल 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन दोनों साइड में यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इसी तरीके से थर्ड देखते हैं, NaCl की रिएक्शन AgNO3 के साथ है। NO3 यहाँ पे है, एक NO3 यहाँ पे है, तो बैलेंस है। Ag सिंगल है, Na यहाँ पे सिंगल है, ये भी सिंगल है, क्लोरीन सिंगल, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। उसके बाद BaCl2 H2SO4 की रिएक्शन करके दिखानी है आपने, मतलब बैलेंस करना है। बैरियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सल्फेट यहाँ पे सिंगल है, ये भी सिंगल ही है, लेकिन ये वाली चीज़ें देख सकते हैं हम, हाइड्रोजन 2 हैं, क्लोरीन भी 2 हैं, यहाँ पे सिंगल सिंगल है, लगा देंगे। बैलेंस आपको 1 या 2 नंबर को से ही आपकी बैलेंस हो जानी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 7, इसमें भी क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम नहीं सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना है। चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन यदि हम किसके साथ करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या बनता है, CaCO3 और वाटर। अभी देखा था हमने जो वाइट वॉशिंग में हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, वो रिएक्शन दी हुई है। और यदि इसका आपको देखोगे, बैलेंस करके भी देख लेना, वैसे भी बैलेंस करने से पहले ही आपको क्या देखना है, एटम्स कितने हैं, दोनों साइड में सेम ही मिलेंगे, में कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जिंक और सिल्वर नाइट्रेट की बात हो, जिंक नाइट्रेट आपका बनता है, और जिंक नाइट्रेट बनेगा, इसके अलावा सिल्वर है वो अलग हो जाता है, जिंक प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट बनता है, और सिल्वर है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे नाइट्रेट कितने हैं, 2 है, तो 2 हम आगे लगा देंगे, और जैसे ही Ag के आगे 2 लग गया तो यहाँ पे भी 2 लगाने की जरूरत है। सिंपली बैलेंस हो जाएंगे। आपको जस्ट फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, फॉर्मूले आपको फर्स्ट पार्ट में बता, कॉपर क्लोराइड का फार्मूला होता है क्या, दिखा रहा हूँ मैं इस रिएक्शन को। एल्यूमिनियम की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड के साथ दिखानी है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो बन जाता है, और कॉपर है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपर क्लोराइड, क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे हैं 3, इसके अलावा कोई क्लोरीन यहाँ पे नहीं है। इस तरीके से एक ही मॉलिक्यूल में 2 और 3 की कंडीशन बनती है, तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो 6 क्लोरीन हो गए। यहाँ पे भी 6 क्लोरीन है, लेकिन एल्यूमिनियम 2 कर दिया हमने, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। कॉपर 3 हो गए हैं, तो यहाँ पे 3 लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनाना आ गया, और आपको बैलेंस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, BaCl2 प्लस पोटेशियम K2SO4, बैरियम सल्फेट BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, पोटेशियम कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे दोनों एक एक है, तो इसके आगे 2 यदि हम लगा देते हैं तो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाती है, क्योंकि सल्फेट यहाँ पे 1 है कंप्लीटली, यहाँ पे भी 1 है, बैरियम सिंगल है, तो सिंगल। इस तरीके से पोटेशियम ब्रोमाइड AbR प्लस बैरियम आयोडाइड BaI2, बैरियम का फॉर्मूला Ba होता है, और इसकी वैलेंसी 2 रहती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आयोडीन, आयोडाइड को मतलब आयोडीन को बोलते हैं, वैलेंसी 1 होती है इसके बाद पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बैरियम ब्रोमाइड BaBr2, और इसमें भी यदि हम देखें, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे अकेला I है, और यहाँ पे Br2 है, यहाँ पे Br क्या है, अकेला है। क्या करेंगे हम, यदि इसके आगे 2 लगा देते हैं तो हमारा ब्रोमीन 2 हो जाता है, और इसके साथ ही यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा।
तो आयोडीन यहाँ पे 2 हो गए हैं। ब्रोमीन, ये बैरियम की बात करें यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे भी सिंगल है, और ब्रोमाइड कितने हैं यहाँ पे 2 हैं, ये हमने 2 यहाँ पे कर ही दिए हैं, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। अगली रिएक्शन में देख लेते हैं जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। जिंक कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो इसकी रिएक्शन में अलग से बता रहा हूँ, इसके आगे से क्या था हमारा, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट की रिएक्शन, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 से क्या बना हुआ है, जिंक ऑक्साइड बना हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकली। इसको भी देखोगे तो ऑलरेडी बैलेंस ही है, कार्बन सिंगल है, यहाँ पे भी कार्बन सिंगल है, ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, एक यहाँ पे है 2 यहाँ, जिंक सिंगल है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं हाइड्रोजन, ये मैग्नीशियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ है। मैग्नीशियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम करते हैं तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाती है। फर्दर चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 3rd रहेगा, या फिर इससे नेक्स्ट आगे वाले चैप्टर में भी हम पढ़ते हैं, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो मैग्नीशियम यदि इसको बैलेंस करने के देखें, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो सिंपली 2 लगा देंगे, हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन बाय एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। ये हमने पढ़ ली, जिसके अंदर हीट है वो बाहर निकलती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, और ज़्यादातर कौन सी होती हैं, कम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें से हीट है वो जिसमें यूज की जाती हैं, ज़्यादातर डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी होती हैं। एग्जाम्पल आपको बताए हुए हैं। वाई इज रेस्पिरेशन, आज ही डिस्कस किया था हमने इसको, कि रेस्पिरेशन को एक्जोथर्मिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग होती है लंग्स में, ब्रीदिंग एक अलग चीज है, रेस्पिरेशन एक अलग चीज रहेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ये, और एनर्जी रिलीज करने के लिए। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जाहिर सी बात है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या रहता है, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या होएगा, होता है जो क्या करता है, 2 या 2 से अधिक, कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, एक 2 या 2 से अधिक जो रिएक्टेंट है वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से अधिक क्या बनाता है, प्रोडक्ट, इसलिए इसको एक दूसरे का उल्टा बोला जाता है। ये बताना पड़ेगा आपको, इसमें सिंगल रिएक्टेंट से कई प्रोडक्ट बनते हैं, किसमें कई रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बनते हैं, एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं बचे हुए क्वेश्चंस, तो इजी ही हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, ये हमने टाइप देखे थे, हीट वाले को थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जैसे लाइट लाइट है वो सनलाइट यूज की थी हमने, जैसे सिल्वर क्लोराइड के अंदर या सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर, ब्रेक हो गए थे, दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए थे। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन H2O का हमने देख लिया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयन एक्सचेंज होते हैं, इसमें एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल ही आपसे पूछे हुए हैं। इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब सिल्वर को साफ किया जाता है, मेटल्स जब इसकी मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको प्योर बनाया जाता है, तो सिल्वर, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की फॉर्म में होता है ये, उससे प्योर सिल्वर निकाला जाता है, क्या करके, इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। तो हम इसमें क्या यूज करते हैं, कॉपर मेटल यूज करते हैं, क्यों कि जो कॉपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर के कंपैरिजन में, और सिल्वर को क्या कर देता है, नाइट्रेट से अलग कर देता है, कॉपर नाइट्रेट बन जाता है, और हमारा सिल्वर है वो अलग हो जाता है। और ये लिख दिया हमने, सिल्वर अलग हो गया और कॉपर नाइट्रेट है वो अलग बन जाता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन ही आपसे पूछी हुई है, और ये रिएक्शन आपको लिखनी है इस क्वेश्चन में। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, पढ़ लिया हमने, PaSO4 है जो पढ़ा था, एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनता है, आप पहले से भी देख सकते हो इसको। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने पढ़ी थी, ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, हाइड्रोजन का रिमूव हुआ है। ब्राउन कलर एलिमेंट X, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं आपसे, हालांकि होते ये बुक से ही है। ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट,
कॉपर को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। ब्लैक कलर कंपाउंड का क्या नाम है? ऑक्साइड। एक्स सब्सटेंस कौन सा बोलिया था हमने? कॉपर को हीट किया था, रिएक्शन के अंदर हमने इसको समझा था। बुक से बाहर आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बुक की ही जितनी रिएक्शंस, जितनी इक्वेशंस हैं उन्हीं को आपसे बस ये एक्स वगैरह नाम से पूछ लिया जाएगा। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स? किससे करने के लिए? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। तो रस्टिंग से बचाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? पेंट वगैरह करते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड, मतलब भरे हुए होते हैं विद नाइट्रोजन। क्यों? टू प्रिवेंट दीज दीज फ्रॉम रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी से बचाने के लिए ही हम करके रखते हैं। प्लेन द फॉलोइंग टर्म्स वन एग्जाम्पल ईच। कोरोजन का पढ़ा था हमने, रस्टिंग एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा एनसीडीटी है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग फूड है वो स्मेल है उनकी, ऑयल कंटेनिंग फूड वो खराब हो जाते हैं, टेस्ट के लिए भी उनका अलग हो जाता है, खाने लायक नहीं रहते, और एनसीडीटी बोलते हैं। हमने कर लिया था। तो इस प्रकार से हमने आज जो चैप्टर फर्स्ट है उसको कम्प्लीटली डिस्कस किया है। एनसीईआरटी की भी हर लाइन उठाने कोशिश की, आपको समझाया गया है, और इसके अलावा ब्लू बॉक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो इस सीरीज के साथ कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि इसके बाद हमने नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं कंप्लीट 13 चैप्टर हम कोशिश करेंगे अच्छे से आपको सोल्व करवाए जाएं, और आपके जो मार्क्स हैं कोई भी ऐसा टॉपिक ना छोड़ा जाए जो आपका मार्क्स है वो डिडक्ट कर सकता है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते ही हैं, पे आपका जो कॉमन सेंस है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो बड़ा काम करती है। वो आपसे हो सकता है बिना पढ़े हुए में भी कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी। कंटिन्यू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें। थैंक यू सो मच।